नमस्कार दोस्तों, आज मैं करने जा रहा हूं आप सबके समक्ष तांडव नृत्य। और लेकिन शर्त यह कि मैंने आपसे कहा था कि जब मैं तांडव करूंगा तो आपको नागिन डांस करना होगा, राइट। क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि नवंबर में जो लेखपाल का पेपर होने जा रहा है उसकी खोपड़ी में हम लोग डायरेक्टली छेद करेंगे, जैसे नीरज चोपड़ा जी ने छेद किया था गोल्ड मेडल की खोपड़ी में, राइट। तो मैं आप देखेंगे आपके समक्ष डांस करूंगा, कौन सा? तांडव नृत्य। तांडव नृत्य मैं करूंगा लेकिन आप भी नागिन डांस करेंगे, राइट। दोनों लोगों को साथ में साथ साथ चलना है, अकेले कोई नहीं करेगा, ना तो आप करेंगे ना तो मैं, दोनों लोगों को साथ में करना है। और आप देखेंगे बेसिकली आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो लेखपाल का एग्जाम होने जा रहा है उसको ध्यान में रखते हुए, यानी कि लेखपाल को ध्यान में रखते हुए हमारा आज दूसरा एपिसोड है। और इसमें हम गांव से रिलेटेड, यानी यूं कहें कि पंचायत से रिलेटेड जितने भी सवाल होते हैं उनका एक पोस्टमार्टम करेंगे, राइट। आपने देखा होगा बेसिकली पोस्टमार्टम का काम एक होता है, सर्जन का काम एक डॉक्टर करता है, लेकिन आज आप देखेंगे एक शिक्षक एक टीचर कैसे पोस्टमार्टम करता है, ये आप देखेंगे, राइट। तो क्या आप लोग तैयार हैं? तो एकदम अगर आप तैयार हैं तो पेन वन बढ़िया से कॉपी वॉपी लेके बैठ जाइए, हाथ हाथ कस लीजिए, कमर उमर कस लीजिए, दोनों लोग मिलकर चलिए फोड़ते हैं लेखपाल एग्जाम को, राइट। तो चलिए सबसे पहले करते हैं, शुरू करते हैं और फिर देखते हैं इसमें आप देखें कितने सारे फैक्ट्स हैं। तो चलिए रेडी करते हैं, राइट। ओम भूर्भुवः मंगलम भगवान विष्णु स्वाहा। तो पहला फैक्ट आप देख रहे हैं बेसिकली पंचायती राज। हम पंचायती राज को डिस्कस करेंगे। देखिए पंचायत के बारे में अगर आपको बताया जाए तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना, जितनी बातों को हम करने जा रहे हैं बस आप उनको नोट डाउन कर लीजिए, इससे बाहर सवाल पूछा ही नहीं जा सकता, बस इतनी बातों को आप ध्यान में रखिएगा बस, राइट। तो सबसे पहले आप देखेंगे आज़ादी के बाद तो 1947 के बाद आप देखते हैं आपके यहाँ पहले प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इन्होंने सबसे पहले आप देखेंगे पंचायतों को लेकर इन्होंने बात अपनी रखी और इन्हीं को बोला जाता है कि बेसिकली पंचायती की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, राइट। फिर आप देखेंगे पहले उस समय आपके यहाँ 1953 यानी 1953 तक आपके यहाँ आपकी एक संस्था होती थी जिसे आप बोलते थे CDP यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा भारत में जितने भी गांव से रिलेटेड चीज़ें होती थी उनको ये संस्था देखती थी, इस लक्ष्य के द्वारा उन चीज़ों को प्राप्त किया जाता था, राइट। लेकिन फिर आप देखेंगे उसी के बाद यानी ये जो आपकी संस्था थी यानी ये जो प्रोग्राम था CDP, ये बहुत ज़्यादा मतलब पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे रहा था गाँव के डेवलपमेंट को लेकर। फिर इसी वजह से जो आपके प्रधानमंत्री थे तत्कालीन, उन्होंने एक कमेटी गठित की। उस कमेटी के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था बलवंत राय मेहता। ये जो कमेटी थी बलवंत राय मेहता कमेटी के नाम से आप जानते हैं इसे। इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस थी, उन रिकमेंडेशंस को 1957 में जो आपकी जो तत्कालीन सरकार थी भारत सरकार, उन्होंने उन सुझावों को एक्सेप्ट कर लिया। और उसके बाद से फिर आप देखेंगे जो पंचायती राज के बारे में लगातार चीज़ें जो आप देखेंगे, राइट, स्टार्ट हो गई। फिर आप देखेंगे 1960 तक यानी 1960 की अवधि तक भारत के लगभग राज्यों ने, यानी कि आप कहेंगे लगभग आप देखेंगे आधे से ज़्यादा राज्यों ने अपने अपने राज्य में पंचायतों का गठन कर दिया था। और इसमें आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहले पंचायतों का गठन किस राज्य में हुआ था, आप जानते हैं उसके बारे में, राजस्थान में, राइट। वो राजस्थान है, राजस्थान के नागौर जिले से इसकी शुरुआत की गई थी, तो राजस्थान इसमें आपका जवाब होगा। तो चलिए अब इसका पोस्टमार्टम करते हैं। पंचायती राज से रिलेटेड जितने भी सवाल बन सकते हैं उनको हम पोस्टमार्टम करेंगे और उस पोस्टमार्टम के दौरान उन सारे ऑर्गन्स को आप देखेंगे, राइट। तो ये चीज़, तो सबसे पहले हमने आपसे बताया कि एक सेकेंड, वेयर इज़ माई मार्कर। तो ये पंचायती राज, तो इसके बारे में आपके संविधान में आप देखेंगे बेसिकली संविधान का एक आर्टिकल 243, ये संविधान के अनुच्छेद 243 में पंचायती राज के बारे में चर्चा की गई है, राइट। और उसके बाद आप देखेंगे CDP के बारे में हमने चर्चा कर ली, ये क्या है। और 243 पंचायती राज के बारे में बताया गया और इसकी स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, राइट। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। आपसे ये भी पूछ लिया जाता है स्टेटमेंट में कि पंचायती राज को गठित करने के पीछे का जो मेन उद्देश्य यानी जो पर्पज था वो क्या था, राइट। तो आप इसको देख लीजिए। तो इसका उद्देश्य आप ध्यान रखेंगे एक लाइन में सरल भाषा में, तो इसका उद्देश्य था राजनैतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर, किसको, टू द जनरल पीपल ऑफ इंडिया, राइट। यानी भारत के जितने भी आम नागरिक हैं उनको राजनैतिक शक्ति का हस्तांतरण करना उन तक, राइट। तो यही भारत में पंचायती राज को गठित करने का मेन उद्देश्य यही था, इसको आप ध्यान रखेंगे। UPPCS इवन UPSC के एग्जाम्स में ये पूछा गया, राइट। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि ये पूछा जाता है कि जो पंचायतों के चुनाव होते हैं बेसिकली कौन करवाता है। आपसे ऑप्शन में दे दिया जाता है कि भारत का जो निर्वाचन आयोग है, राइट, तो वो गलत होगा। तो इसमें आप देखेंगे ये जिम्मा है किसके हाथ, तो आप चुनाव
राज्य निर्वाचन आयोग, यानी जो स्टेट का होता है इलेक्शन कमीशन, वो करवाता है पंचायतों के चुनाव, ये आप ध्यान रखेंगे, राइट। फिर ग्राम सभा से आपसे पूछ लिया जाता है कि ग्राम सभा किसे कहेंगे, या संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम सभा के बारे में डायरेक्टली चर्चा की गई, तो आप बताएंगे अनुच्छेद 243A। 243 में, अनुच्छेद 243 में पंचायती राज के बारे में चर्चा की गई डिटेल से, राइट। और 243A में ग्राम सभा के बारे में बताया गया, राइट। आपसे पूछ लिया जाता है कि ग्राम सभा क्या होती, तो ग्राम सभा क्या होती है आप देख लीजिए। इट इज़ अ विलेज असेंबली कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द रजिस्टर्ड वोटर्स, राइट। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना, अंडरलाइन कर लीजिए, क्या, रजिस्टर्ड वोटर, ये रजिस्टर्ड वोटर्स इन द एरिया ऑफ द पंचायत, यानी एक पंचायत के जितने रजिस्टर्ड वोटर्स होते हैं उनसे मिलकर जो सभा बनती है उसको आप बोलते हैं ग्राम सभा, राइट। पंचायत अपने आप में एक बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, राइट। तो पंचायत में बहुत सारे लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन ग्राम सभा की बात की जाए तो ग्राम सभा में वही लोग शामिल होते हैं जो रजिस्टर्ड वोटर्स होते हैं, राइट। तो ये आप ध्यान रखेंगे शॉर्ट में। फिर आपसे पूछा जाता है कि सर्वप्रथम पंचायत का गठन कहाँ हुआ था, तो हमने आपसे बताया कि राजस्थान में, राइट। राजस्थान में नागौर जिले से इसकी शुरुआत की गई थी। इनॉग्रेशन इस स्कीम का, यानी पंचायती राज संस्थाओं का, यहीं से हुआ था। तो सबसे पहले राजस्थान में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में, ये चीज़ आंध्र प्रदेश में, राइट। सेकेंड नंबर पे आंध्र प्रदेश था। फिर जो उसके बाद आप देखेंगे पंचायती राज से रिलेटेड एक संविधान संशोधन किया गया था, जिसे आप जानते हैं 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, राइट। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसी ने आप देखेंगे भारत में एक भूचाल ला दिया पंचायती राज संस्थाओं के लिए। तो ये आप देख लीजिए, ये क्या है, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में लाया गया था, राइट। इससे कई सवाल पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, आप देख लीजिए। तो ये जो संविधान संशोधन अधिनियम था 73वां, ये 1992 में लाया गया था। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कब लाया गया था, 1992 में, और लागू कब हुआ था, तो 24 अप्रैल 1993 में। ये अवधि ध्यान रखेंगे, 24 अप्रैल 1993 में ये संशोधन लागू हुआ था। चूंकि 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ था 73वां संविधान संशोधन, इसी वजह से भारत में 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। सो मेनी टाइम से एग्जाम में पूछा गया है कि भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल, ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, राइट। फिर आप देखेंगे जो संशोधन था, बेसिकली इसने एक नई शेड्यूल, नई अनुसूची आपके संविधान में ऐड की, तो वो कौन सी थी, तो वो है 11वीं अनुसूची। ये भी पूछा जाता है कि 11वीं अनुसूची किससे डील करती, तो पंचायती राज संस्थाओं से, राइट। किसके द्वारा ऐड किया गया, तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। और इसमें जो ग्राम पंचायत, यानी बेसिकली जो पंचायत संस्थाएं जैसे कि ग्राम पंचायत, उसको 29 विषय, यानी 29 विषय प्रदान किए गए, यानी कि 29 सब्जेक्ट्स पर, 29 आइटम्स पर जो आपकी पंचायत संस्थाएं हैं वो इन पर कानून बना सकती है, राइट। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ये जो फैक्ट्स है 29 विषय, ये 2019 के यूपीपीसीएस में पूछा गया था कि पंचायतों को कितने सब्जेक्ट्स प्रोवाइड किए गए हैं 11वीं अनुसूची के तहत, तो आप ध्यान रखेंगे 29 विषय, राइट, ये चीज़। उसके बाद आप देखेंगे ये जो संविधान संशोधन था आपका 73वां वाला, इसने एक नया संविधान में एक नया भाग ऐड किया था, वो कौन सा था, तो पार्ट 9, ये आप ध्यान रखेंगे, पार्ट 9। और ये किस अनुच्छेद के बीच में, तो 243 से 243O तक ये डील करता है, राइट। तो आपसे पूछा जाएगा कि संविधान का जो भाग 9 है ये किसके द्वारा ऐड किया गया था, तो आप बताएंगे 73वें संविधान संशोधन द्वारा, राइट। और इसमें कितने आर्टिकल डील करते हैं, तो 243 से 243O तक, राइट, ये ध्यान रखेंगे। आपसे ये भी पूछा जाता है कि ये जो बेसिकली 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था, ये किसकी गवर्नमेंट में या किसकी सरकार में लाया गया था। देखिए पंचायती राज को संवैधानिक स्टेटस प्रदान करने के लिए राजीव गांधी जी की जो गवर्नमेंट थी उससे वकालत आप देखेंगे बहुत जोरों के साथ होने लगी थी, लेकिन इसे आमूलचूल मूल रूप मिला बेसिकली पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार में, राइट। ये इस समय आप जान रहे हैं बेसिकली 1992-93 में पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, तो आप ध्यान रखेंगे इनकी सरकार थी। तो ये 73वें संविधान संशोधन के से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आपको मालूम होना चाहिए जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, जब आपके संविधान के द्वारा इसे, यानी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जब इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड कर दिया गया, तो उसके बाद आप देखेंगे आपके पंचायतों के हर स्तर पर, चाहे SC/ST कम्युनिटी के लोग हों, चाहे वीमेंस हो, राइट, सबके लिए आप देखेंगे कुछ पोस्ट रिजर्व की जाती। तो आपसे पूछा जाता है कि वीमेंस के लिए पंचायत के हर स्तर पर कितनी सीटें रिजर्व होती, राइट। तो आप ध्यान रखेंगे 1/3 पोस्ट, ये 1/3 पोस्ट आर रिजर्व्ड फॉर वीमेन एट ऑल लेवल्स फॉर बोथ मेंबर एंड चीफ। चाहे इनके सदस्यों की बात की जाए, चाहे इनके जो चीफ या जो अध्यक्ष होते हैं संस्थाओं के, उनके लिए बात की जाए, तो दोनों के लिए 1/3 पोस्ट आप देखेंगे रिजर्व में, किसके लिए, फॉर वीमेंस, राइट। ये आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट,
ये चीज़। अब कुछ और फैक्ट्स आप उनको देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि बलवंत राय मेहता कमेटी किससे डील करती है, तो पंचायती राज संस्थाओं से। कई बार हर एग्जाम में ये पूछा गया फैक्ट कि बलवंत राय मेहता कमेटी का संबंध किससे, पंचायती राज संस्थाओं से, राइट। 1957 में हमने आपसे बताया कि जो तत्कालीन आपकी भारत सरकार थी उन्होंने इस कमेटी की रिकमेंडेशन शामिल कर ली अपनी नीतियों में, राइट। और ये जो कमेटी थी बेसिकली इन्होंने ये गवर्नमेंट को सलाह दी थी कि जो पंचायतें हैं बेसिकली त्रिस्तरीय होनी चाहिए, जैसे कि यानी कि एक ग्राम स्तर पर, फिर ब्लॉक स्तर पर, फिर एक जिला स्तर पर, राइट। फिर उसके बाद आप देखेंगे इसके बाद भी कई सारी कमेटी यानी समितियों को गठन किया गया और उन समितियों ने अलग अलग सुझाव दिए गए। तो कुछ सुझाव जो गवर्नमेंट को ठीक लगे उन्होंने ऐड ऑन किया, बाकी नहीं शामिल किए। लेकिन आपसे ये पूछ लिया जाता है कि बलवंत राय मेहता कमेटी को छोड़कर और किस किस कमेटी का संबंध पंचायती राज संस्थाओं से है, राइट। ऑप्शन में 4-5 विकल्प देखिए आपसे पूछा जा सकता है, आप इनको ध्यान देख लीजिए। तो पहला आप देख रहे हैं अशोक मेहता समिति, फिर है जीवी के राव समिति, इसको आप जनरली राव समिति के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं एल एम सिंघवी समिति, थुंगन समिति और गाडगिल समिति। ये जितनी भी 5 समिति आप देख रहे हैं इन सभी का संबंध पंचायती राज संस्थाओं से है। यूपीएससी और यूपीपीसीएस में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस समिति या किन समितियों का संबंध पंचायती राज संस्थाओं से है, राइट। तो 4-5 ऑप्शन दिए जाते हैं, इन्हीं को विकल्प में रखा जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे सारी डील करती हैं पंचायती राज संस्थाओं से। कौन कौन से एक बार फिर से देख लीजिए, बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, जीवी के राव समिति, एल एम सिंघवी समिति, थुंगन समिति और गाडगिल समिति, राइट। ये चीज़। फिर हमने आपसे बताया कि बेसिकली जो पंचायतें हैं 3 स्तर के बारे में इन्होंने त्रिस्तरीय इन्होंने सुझाव दिया था। तो कौन कौन सी होती, एक तो होती ग्राम पंचायत स्तर पर, ग्राम स्तर पर, फिर एक होती है ब्लॉक स्तर पर, राइट। जो ग्राम स्तर पर होती है उसे आप बोलते हैं ग्राम पंचायत, और जो ब्लॉक स्तर पर होती है उसे आप बोलते हैं पंचायत समिति, ये पंचायत समिति। और जो जिला स्तर पर होती है उसे आप बोलते हैं जिला परिषद, ये राइट, जिला परिषद। तो ग्राम पंचायत के जो सदस्यों का चुनाव, इसमें बेसिकली आप देखेंगे जितने भी स्तर हैं, चाहे पंचायत स्तर, चाहे ब्लॉक स्तर या जिला परिषद के स्तर पर, जिला स्तर पर, इनके जो सदस्य होते हैं उन सभी का चुनाव देखेंगे प्रत्यक्ष रूप से होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है जो इनके चीफ होते हैं यानी जो अध्यक्ष होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, उनका चुनाव इनडायरेक्टली यानी अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इस बात को आप नोट करके अलग से लिखेंगे, राइट। यानी इनके मेंबर का चुनाव डायरेक्टली होता है और इनके जो चीफ्स होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसके अतिरिक्त एक फैक्ट और आपको ध्यान रखना है कि जो जिला परिषद है बेसिकली इसको किसके द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है, तो आप देखेंगे जो डीसी होता है यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो डीएम होता है वो इसकी अध्यक्षता करता है, राइट। तो आप ध्यान रखेंगे। और ये बेसिकली आप देखेंगे एक सलाहकारी नेचर की होती है, कोऑर्डिनेटिंग बॉडी होती है। वहीं जो आप देख रहे हैं जो ब्लॉक स्तर पे होती है जिसे आप पंचायत समिति कहते हैं, वो एग्जीक्यूटिव फॉर्म में होती है, राइट। और दूसरा आप देख रहे हैं जो आपकी सबसे निम्न स्तर पर होती है यानी ग्राम पंचायत स्तर पर, वो एक फंक्शनल बॉडी होती है। यानी जो हमने आपसे बताया 29 सब्जेक्ट्स होते हैं, इन्हीं 29 सब्जेक्ट्स पर कौन नियम कानून बनाती है, तो जैसे ये आपकी ग्राम पंचायत है, राइट। इसमें बहुत 29 विषय आप उसको बुक से रेफर कर सकते हैं, जैसे गांव की साफ सफाई, राइट, गांव का जो पीएचसी होता है यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, गांव की स्कूली प्राइमरी चाहे सेकेंडरी, राइट। इसके अतिरिक्त गांव की जो सड़कें होती है, पुलिया होती है, राइट, ये सारी चीज़ें, गांव की जो फील्ड्स हैं, कृषि वाली जो लैंड है, इसके अतिरिक्त गांव के जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है, उन सारी चीज़ों को देखने का काम इन्हीं 29 सब्जेक्ट्स के तहत किया जाता है पंचायत के द्वारा, ये चीज़ें, राइट। अब बात की जाती है एज की, तो ये जितने भी स्तर हैं, चाहे पंचायत स्तर हो, चाहे ब्लॉक स्तर हो, चाहे जिला स्तर, इन सभी के लिए अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उसके लिए जो मिनिमम आयु होती है वो होती है 21 ईयर, राइट, 21 वर्ष, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखना है कि कई स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर उनकी आबादी इतनी कम है, यानी कि वो 20 लाख की आबादी तक भी वो नहीं उसका आंकड़ा छू पाते हैं। तो इसीलिए इसमें ये बताया गया है कि ऐसे स्टेट जिनकी टोटल पॉपुलेशन 20 लाख से कम है, तो वो ये जो आपकी जो इंटरमीडिएटरी स्तर की होती है यानी ब्लॉक स्तर की होती है जिसे आप पंचायत समिति कहते हैं, वो इसको चाहे तो फॉर्म ना करें, ये उनके लिए कोई कंपलसरी नहीं होगा, राइट। लेकिन वे सभी राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से ज़्यादा है, उनको इन तीनों स्तर पर पंचायतों का गठन करना ही करना होगा, राइट, ये चीज़ें। इसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखना कि पंचायत से रिलेटेड जितने भी कानून होते हैं वो आपका स्टेट लेजिस्लेचर बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बनाती, आप ध्यान रखेंगे, स्टेट लेजिस्लेचर डील करता है, राइट।
तो पंचायतों को कौन से पंचायतों को वित्त कैसे ट्रांसफ़र किया जाएगा, पंचायत किस प्रकार टैक्स वसूलेंगी, राइट, टोल कैसे, मान लो अगर कोई है तो कैसे उन्हें वसूलेंगे। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपके एक फाइनेंस कमीशन गठित किया जाता है, फाइनेंस कमीशन, यानी वित्त आयोग। कौन सा, सेंट्रल वाला नहीं, एक राज्य का वित्त आयोग गठित किया जाएगा हर राज्य में, राइट। और ये अपॉइंट कौन करता है, तो ये आपका जो स्टेट का गवर्नर होता है, राज्यपाल, वो अपॉइंट करता है, राइट, ये सारी चीज़ें। वहीं जो आप ये देख रहे हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त, तो स्टेट जो इलेक्शन कमिश्नर होता है वो किसके द्वारा गठित किया जाता है, तो आप देखेंगे जो राज्य का जो गवर्नर होता है उसके द्वारा गठित किया जाता है, कौन, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राइट, वही इनको अपॉइंट करता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। फिर आप देख रहे हैं बेसिकली इनका पंचायतों का कार्यकाल की बात की जाए तो जितने भी पंचायत, चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे जिला स्तर की बात हो या इंटरमीडिएट यानी ब्लॉक स्तर की बात हो, तो इन सभी का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, राइट, 5 वर्ष। और अगर मान लीजिए 5 वर्ष यानी 5 वर्ष पूरा होने से पहले अगर कोई मान लीजिए पंचायत भंग हो जाती है तो फिर दूसरी पंचायत आती है, उसका टाइम पीरियड कितना होगा, तो जो रिमेनिंग टाइम पीरियड होगा पहले वाली पंचायत का, सिर्फ उतने समय के लिए दूसरी वाली पंचायत आएगी, राइट। और वो समय पूरा होने से पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा चुनाव करवा लिए जाते हैं, राइट। तो ये आप ध्यान रखेंगे, यानी रिमाइंडर पीरियड जो होता है उसके लिए जो अल्टरनेट गवर्नमेंट आएगी वो आप देखेंगे वो डील करेगी, राइट। उसके बाद फिर चुनाव करवाए जाएंगे। ये तो यही आपकी पंचायत से रिलेटेड, पंचायती राज से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे हमने उनको देख लिया है। और मुझे नहीं लगता कि इस टॉपिक यानी पंचायती राज से रिलेटेड कोई भी फैक्ट बच रहा है। हमने इसमें काफ़ी चर्चा की, काफ़ी सर्वे किया, काफ़ी स्टडी की, तब जाके हम ये आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। कई साल के हमने इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम थे वहाँ से जो सवाल पूछे गए हैं इस टॉपिक से, सारे फैक्ट्स को हमने यहाँ पर इंक्लूड कर लिया, कोई भी सवाल नहीं बच रहा। आप बिलीव कीजिए, इस वीडियो को 2-3 बार देखिए और बेहतर होगा कि आप नोट्स बना लीजिए, राइट। इसकी जो इंपॉर्टेंट बातें एक बार हम उनको फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। सबसे पहले पंचायती राज का जो अनुच्छेद है वो 243 है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 11वीं अनुसूची और पार्ट 9 जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची के तहत 29 विषय आपको दिए गए हैं पंचायतों को। और पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 24 अप्रैल 1993 से ये संशोधन अधिनियम लागू हो गया था, राइट। उसके बाद वीमेंस के लिए 1/3 सीट से रिजर्व हैं। और उसके बाद स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। और यहाँ पर एक फैक्ट और आप देख रहे हैं, बेसिकली जो पंचायतें हैं, बेसिकली ये जो आपका संशोधन हुआ था 73वां संविधान संशोधन, इसने एक रूप से और एक फॉर्मेट रूप से और एक क्रांतिकारी कार्य किया। कैसे? तो ये जो DPSP है बेसिकली राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो उसके तहत जो आपका आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 आप जानते हैं किससे डील करता है कि पंचायतों के गठन किया जाएगा, राइट, उससे डील करता है। तो चूंकि आपका DPSP बेसिकली आप देखेंगे इससे डील करता है कि भारत के सभी राज्यों में पंचायतों को गठन किया जाएगा। और जैसे ही ये संविधान संशोधन अधिनियम लागू हो गया वैसे ही आपका जो DPSP का जो आर्टिकल था ये व्यवहार में आ गया, राइट। यानी कि दिस आर्टिकल टुक एज अ प्रैक्टिकल शेप, ये आप ध्यान रखेंगे। और आप जानते हैं बेसिकली जब संविधान का गठन किया जा रहा था तो उसमें जो आपके गांधी जी थे उनको डायरेक्टली तो वो शामिल नहीं थे, लेकिन इनडायरेक्टली आप देखेंगे उनके विचारों को, आदर्शों को, उनको पूरा सम्मान किया गया। और संविधान के डिफरेंट पार्ट्स में उनको आप देखते हैं उनके आदर्शों को, राइट। आप जानते हैं गांधी जी गांव से रिलेटेड और विदेश नीति से उनका बहुत मतलब रुझान था। तो जैसे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने विदेश नीति के लिए हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया और पंचशील सिद्धांत, दुनिया भर की चीज़ें आप देखते हैं। और CDP का प्रोग्राम उन्होंने इसीलिए स्टार्ट किया। अगेन फिर बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन किया और फिर आप देखेंगे 1960s के बाद से लगातार इस पर बल दिया जाने लगा, राइट। और ये जो संशोधन था बेसिकली 73वां संविधान संशोधन, इसने क्या बना दिया, तो ये जो पंचायती राज संस्थाएं हैं इनको जस्टिसिएबल बना दिया, यानी वाद योग्य बना दिया गया, राइट। यानी कि इनको लेके आप कोर्ट जा सकते हैं, राइट। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे मैंने उन्हें अच्छे से डिस्कस कर लिया है। और निश्चित ही आपको ये एक आप देखेंगे जिस प्रकार एक हमने आपसे पहले बताया एक डॉक्टर सर्जरी करता है, उसी प्रकार हमने वही करने का प्रयास किया कि इस टॉपिक से जितने भी फैक्ट्स बन सकते हैं एग्जाम में, जो भी पूछे जा सकते हैं या जो पास्ट में पूछे गए, सारे फैक्ट्स हमने शामिल कर लिए हैं। कोई फैक्ट नहीं बच रहा है, राइट। एक फैक्ट आप ध्यान से उसको आप देख लीजिए, उसको नोट डाउन कर लीजिए। वो फैक्ट ये है बेसिकली जो अरुणाचल प्रदेश आपका है,
हमने आपसे पहले बताया कि भारत के जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों में जो SC ST कम्युनिटी के लोग हैं, जो वीमेंस है, वहाँ पर उनको आप देखेंगे रिजर्वेशन दिया गया है इन संस्थाओं में, राइट। लेकिन जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पर SC ST कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको इसमें इन संस्थाओं में आप देखेंगे कि रिजर्वेशन नहीं दिया गया, आरक्षण नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? इसलिए जो अरुणाचल प्रदेश है वो आप देखेंगे मेनली वहाँ पर कौन लोग हैबिटेट करते हैं, तो वहाँ पर आप देखेंगे ट्राइब्स, यानी अरुणाचल प्रदेश में आप देखेंगे 90+ % लोग कौन से हैं, तो ट्राइब्स है, यानी कि आदिवासी लोग। इसी वजह से उनको ध्यान में रखते हुए वहाँ पर जो आपके SC ST कम्युनिटी के लोग हैं उनको रिजर्वेशन नहीं दिया गया, राइट। ये आप ध्यान रखेंगे, एक्सेप्शन है, पूछा जा सकता है। और बाकी जितने भी सवाल पूछे गए पास्ट में हमने सभी को शामिल कर लिया है। सो आई होप आप निश्चित ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और लेखपाल ओरिएंटेड टॉपिक है, निश्चित लेखपाल के एग्जाम में कोई ना कोई सवाल पूछा जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। और लेखपाल विशेष से अगर कोई भी आपके मन में डाउट है, कोई भी स्पेशल टॉपिक आप चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, राइट। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ इजाज़त चाहता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर ढेर सारी बातें करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।